नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक एक टॉपिक हम डेली रिवाइज कर रहे हैं अभी जीके का, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सीपीओ और सीएचएसएल दोनों के पेपर में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मतलब चांसेस ये बहुत ज़्यादा है कि सीजीएल में भी इससे पेपर पूछे जाएंगे। अभी मैंने 3-4 वीडियो बना दी है, शायद 5वीं वीडियो है जीके की। अगर आप इसको बिल्कुल हल्के में ले रहे हो तो आपका ही घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं है। आप ये सब जो मैं पढ़ाता हूँ इसको अपनी कॉपी में नोट करें और उसको डेली रिवाइज करना है। इतना काम आपका है, आपको किसी भी हालत में इतना काम डेली करना है। अगर आप इतना काम डेली कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता भाइयों, क्योंकि जीके में भी अब कंपटीशन बढ़ने लगा है, लोग जीके को पढ़ने लगे हैं, तो आप उसको बिल्कुल भी हल्के में किसी भी प्रकार से नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात करते हैं, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में बताता है, वो है आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक, जो कि भाग 5 में आता है। पार्ट 5 में भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। वैसे तो भारत में सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। इसमें लिखा नहीं है, अभी आखिरी में लिखा है, दिखा दूंगा आपको, है ना। वो फोर्ट विलियम कलकत्ता में बना था, तो 1773 से सबसे पहले बना था जो कोर्ट बना था वो फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आप सभी को पता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अधिवेशन आया था जिससे कि फेडरल कोर्ट सेटअप किया गया था इंडिया में। भारत में पहला जो कोर्ट आया उसके बाद में वो आया फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट चलता रहा जब तक हमको आज़ादी नहीं मिली। जैसे ही हमको आज़ादी मिल गई तब फिर 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, लेकिन 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस किया फेडरल कोर्ट ने, मतलब फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया सुप्रीम कोर्ट ने। और 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 पे सबसे पहली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की हुई थी। ये सवाल पूछा जाता है एसएससी में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, भारत संविधान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है वो जुडिशरी है, जुडिशरी, और उसी में आता है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि न्याय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। इसको हम फाइनल इंटरप्रिटेटर और गार्जियन भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और गारंटर बोलते हैं फंडामेंटल राइट का, है ना। फंडामेंटल राइट जो है हमारे कितने हैं, आप सब कमेंट करके मेरे को बता दो कितने फंडामेंटल राइट है। उसकी गारंटी हमको जो देता है ना वो सुप्रीम कोर्ट देता है, सर्वोच्च न्यायालय देता है। अगर किसी व्यक्ति से उसका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है तो वो सीधे आर्टिकल 32, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको अंबेडकर साहब ने हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, दिल और आत्मा बोला है इस पूरे संविधान को के अंदर आर्टिकल 32 को। उसके तहत ये हमको गारंटी देता है कि हम फंडामेंटल राइट्स की गारंटी बचाने के चक्कर में अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो हम उसके तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनिशियली जब ये फॉर्म हुआ था तो इसमें टोटल 8 लोग थे। एक तो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अलग जज थे, और आज के टाइम पे इसमें 34 टोटल जज हैं, एक सीजीआई हैं और 33 अदर जजेज हैं। कौन इनको अपॉइंट करता है, ये संख्या किसने बढ़ाई होगी आप लोग को बताओ? प्रेसिडेंट नहीं बढ़ाते, ये संख्या पार्लियामेंट बढ़ाती है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो चाहे तो इनकी संख्या बढ़ा सकती है। हालांकि भारत सरकार में सीजीआई तो एक ही होता है, लेकिन बाकी अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 7 थे, अभी हो गए हैं 33। ठीक है, जो भारत संविधान सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे ऊपर का जज होता है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसकी क्या क्या कंडीशन है कि वो एक तो भारत का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो 10 साल, या फिर हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में वो जज रहा हो कम से कम 5 साल के लिए। ठीक है, ये 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर मेट होती है तो उसको कंसिडर किया जाएगा सीजीआई बनाने के लिए। और वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। ये जो एक कंडीशन है ना, ये हाई कोर्ट के जज के लिए नहीं होती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो है वो एकदम पारदर्शिता से कोई भी काम करता है, ऐसा एक ओपिनियन प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति के पास एक सोच होनी चाहिए उसके पिछले कामों को देख के या पिछले डिसीजंस को देख के। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपको पता है आर्टिकल 124 छोटा 4, मतलब आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 में बोला गया है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अच्छा, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है और आर्टिकल 124 छोटा 4 में बताया हटाने का, तो 124 छोटे 2 में अपॉइंट किया जाता है।
ये ध्यान रख लेना कि सीजीआई जो अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है सीजीआई को, वो करता है आर्टिकल 124 स्मॉल 2 में, और 124 आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 124 सेक्शन 4 में रिमूवल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। सिर्फ 2 तरीके से रिमूवल होता है, एक तो या तो खुद जज साहब जो है वो रिजाइन दे दें अपना, किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का जब राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दे उस तरीके से, या फिर प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा उसको हटाया जाए। वो भी तब हटाया जाएगा जब दोनों हाउस, हमारे यहाँ 2 राज्यसभा, दोनों सभाओं के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के लोग मेंबर दोनों ये बोल देते हैं कि उसमें स्पेशल मेजोरिटी अगर आ जाती है, स्पेशल मेजोरिटी अगर आ जाती है तो फिर उसको हटाया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही उसको हटाया जाता है। मतलब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 लोग अगर सहमत हैं कि हाँ इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है या कुछ दिक्कत है, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ही सीजीआई को हटाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा है कि सीजीआई की एज कितना होना चाहिए, लेकिन हमारे जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि 65 साल की एज तक सीजीआई जो है वो 65 साल की एज तक ऑफिस में रहते हैं और उनको टर्म्स दिए जाते हैं कि आप ये काम 65 साल की उम्र तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो आप सभी को ध्यान से दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज, सैलरी कहाँ से मिलती है, हमारे जो सीजीआई जज साहब होते हैं उनको सैलरी कौन देता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझना होगी कि सैलरी जो है वो मिलती है इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सबसे पहले तो आप कमेंट करके बता दो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल में है, और ये मिलती है आर्टिकल 125 में। मतलब जो सैलरी मिलेगी किसी भी सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होंगे, जज साहब को, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको मिलता है वो आर्टिकल 125 में मिलता है। कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट फिक्स करती है कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 125 में सैलरी दे दी भाई साहब। आर्टिकल 126 में बोलते हैं कि यार मान लो अगर सीजीआई साहब की तबीयत खराब है या कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो किसी भी एक सुप्रीम कोर्ट के बचे हुए जज भी तो हैं, अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको कि एक सीजीआई के जगह 7 जज 33 जज और हैं, इनमें से किसी एक व्यक्ति को बिठाता है, बोलते हैं तुम एक्टिंग सीजीआई, जो मूवी देखी होगी ना नायक, आपने एक दिन का बनाया जाता है मुख्यमंत्री, वैसे ही तो इनको एक्टिंग जज, एक्टिंग चीफ जज, एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। वो दिया हुआ है आर्टिकल 126 में। ठीक है, अगर कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज है या रिटायर्ड हाई कोर्ट का भी जज है और उसको बनाना है 1 दिन का सीजीआई या 2 दिन का या थोड़े टाइम के लिए, वो होता है आर्टिकल 128 में। 126 में रिटायर्ड वालों का नहीं होगा, रिटायर्ड वालों का सिर्फ किस में होगा, आर्टिकल 128 में। ठीक है, और आर्टिकल 130 ये बताता है, देखो आपको बता देता हूं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, आप सभी को पता होगा भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी दिल्ली में है ना, इसकी जो सीट है वो दिल्ली है। तो ये सीट जो होती है इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है। कोई व्यक्ति, कोई सीजीआई आ जाए जो बोलते नहीं इसको मदुरई में शिफ्ट कर दो, तो फिर सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के काम मदुरई से होंगे। मतलब कोई भी एक सिटी पकड़ सकते हो आप। तो ये पावर संविधान ने किसको दी है, सीजीआई को दी है। और कौन से आर्टिकल के तहत दी है, वो दी है आर्टिकल 130 में, कि आप यहाँ की जो पीठ है, सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ दिल्ली में है, उसको आप बदल सकते हैं और उसकी सीट आप कर सकते हैं कहीं पे भी। वो आर्टिकल है 130। ठीक है, अच्छा ये जो जजों को अपॉइंट करने का तरीका है ना, देखो होता क्या है, सबसे पहले जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो रिटायर्ड जज हैं, जो अभी अभी सीजीआई से हटने वाले हैं, उन लोगों से 3-4 लोगों से डिस्कस करके फिर एक सीजीआई बनाते हैं। तो एक सीजीआई बन गया। अब प्रेसिडेंट, सीजीआई और यही जो 2-3 जजेस रिटायर्ड वाले हैं जो सीजीआई अभी हटने वाले हैं, इन सबको मिला के फिर बचे हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना उनको चूज किया जाता है ना। तो इन लोगों के साथ में मिल के फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जो अलग से जज है उसको चूज किया जाता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, उसको जो लेने का एक सिस्टम है ना, उसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। क्या नाम है? कॉलेजियम सिस्टम। ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था हमारे मुख्य न्यायालय के द्वारा 1993 में, 1993 में ये सिस्टम जो है हमने लागू किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट को एक पावर और दी गई है कि वो अपने जितने भी ऑर्डर या जजमेंट है ना उनको वापस रिव्यू कर सकता है। ये बोलता है आर्टिकल 137, ये आपको पता करना है। आर्टिकल 129 बोलता है सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाएगा। ऐसे आर्टिकल 215 बोलता है हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाएगा। ये ना मैं मजाक करने नहीं पढ़ा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ये आर्टिकल डेली रटना है तुमको, क्योंकि अभी एसएससी अब अंदर उतरते जा रहा है। पहले सिर्फ पूछ लेता था गवर्नर कौन सा आर्टिकल में, अब वो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल पूछ रहा है। आप देख लेना, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। तो आर्टिकल 129 बोलता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। आर्टिकल 136 बोलता है कि स्पेशल लीव दी जाएगी अगर आपको अपील करना है तो, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको ये मैं बाद में समझा दूंगा कि अगर स्पेशल लीव दी जाएगी, आपको कब दी जाएगी स्पेशल लीव, अगर आपको अपील करनी है तो आपको स्पेशल लीव दी जाएगी। ठीक है,
अच्छा, आर्टिकल 143 बोलता है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। 145 में जो भी रूल्स हैं कोर्ट के वो बताए गए हैं कि जो भी रूल्स कोर्ट के हैं वो 145 में बताए गए हैं, ठीक है। 147 में इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि क्या इंटरप्रिटेशन होगा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लॉ हैं, जितने भी रूल हैं उनका, ठीक है। अब आपको ये बताना है पहला CGI कौन है, अब ये करंट CGI कौन है, और मैंने 4 नाम लिखे हैं, इनके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें कमेंट करनी है। एक तो YV चंद्रचूड़, एक है MN वेंकटाचल्या, एक है RM लोढ़ा जी और एक है NV रमन्ना। इन चारों के बारों में आपको दो इंपॉर्टेंट डिसीजन देना है, बताना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन इन लोगों ने दिए हैं। राम मंदिर का डिसीजन किसने लिया, आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर वाला हटा था वो किसने लिया। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 जो है हमारा वो कौन सा है, आर्टिकल 32 हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको BR अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। इसके बाद हम अपने लास्ट पेज की तरफ आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1773 में सबसे पहले बनाया गया था फोर्ट विलियम कलकत्ता में अंडर द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसका क्विज आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और मेरी इंस्टा ID मानस गुप्ता 616 है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बाय।